पर मेरे हस्बैंड का क्या है ना, उनका बिहेवियर मेरे प्रति चेंज होता जा रहा है कि अपनी माँ की उम्र की औरतों को भी उसने नहीं छोड़ा है। मैं कहा तुम्हारे चाचा मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड का कहना ये है कि कोऑपरेट करो चाचा के साथ। सुबह मेरे को ये बोला जाता है कि तुम्हें तलाक दे दिया है, लेकिन अब तुझे पापा के साथ में निकाह करके हलाला करना पड़ेगा। ससुर तो रेडी था, तैयार थे वो। तैयार था, क्योंकि मेरे ससुर की तो नीयत ऑलरेडी खराब थी ना। एक कमरे में रूम लॉक करके क्या कर रहे होते? देख देख के रोती रहती थी मुझे कि मम्मी कब आओगी, क्योंकि उसको सब दिखाई देता था, सिर्फ मैं नहीं दिखती थी। मदरसे में क्या प्रॉब्लम है आपको? मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? आतंकवादी बनना। क्या हो रहा है? रेप हो रहे हैं मदरसे के अंदर छोटी छोटी बच्चियों के। हमारे इस्लाम में बहू बेटियों को बहुत इज्जत दी जाती है। सब झूठ है, कोई इज्जत नहीं दी जाती है, बल्कि बहू बेटियों के घर में कपड़े उतार दिए जाते हैं। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रिपल तलाक जो ये इस्लाम धर्म में एक कुरीति थी, जिस तरीके से लोग ट्रिपल तलाक दे के अपनी पत्नी को एक झटके में ही जो वो उससे डिवोर्स ले लेते थे, तलाक ले लेते थे। इसके बाद से सरकार ने कानून लाया और ट्रिपल तलाक को बैन किया। बैन तो किया, लेकिन क्या मुस्लिम समाज इसको अभी भी स्वीकार करने को तैयार है? विवाद तो खड़े किए थे, लेकिन सच्चाई यह है कि मुस्लिम समाज में अभी भी इस चीज को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, संविधान को मानने को तैयार नहीं है। ट्रिपल तलाक देकर एक झटके में ही अपने पत्नी के साथ में तलाक दे देते हैं। ऐसी घटना एक सामने आई और उसकी पीड़ित हमारे सामने मौजूद हैं। अनीशा बानो जी हमारे साथ में हैं और ये भी ट्रिपल तलाक से पीड़ित हैं। इनके पति ने 3 बार में तलाक देकर इनको बाद में फिर जब उसको समझ में आया कि उसने 3 बार में तलाक दे दिया, फिर उसने इनसे बोला कि आप 3 तलाक तो दे दिया है हमने, लेकिन आप हलाला करके, यानी कि उसके पिता के साथ ही इनका हलाला करना चाह रहा था। उसके बाद जो है फिर से इनकी शादी करना चाह रहा था। अब इस पर सवाल उठ रहे हैं, क्या उसके पिता और बाप बेटे का जो है वो पूरी प्लानिंग थी बहू के साथ में हलाला कराने का और ट्रिपल तलाक कराने का? इन्हीं सारे विषयों पे जो है बातचीत करूंगा। अनिशा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहोगे, क्या कुछ आपके साथ में हुआ? आपने जैसे बताया कि आपके साथ में 3 तलाक देकर आपको तलाक दे दिया गया, उसके बाद आपके ससुर के साथ ही हलाला करने को बोला जा रहा था। जी, पूरी कहानी और विस्तार से बताइए क्या हुआ। ये मेरी शादी हुई थी 2012 में 19 मई को। जैसे हर लड़की का सपना होता है कि हस्बैंड अच्छा होगा, ससुराल वाले अच्छे होंगे, हर एक सपना होता है, हर लड़की का सपना होता है। वैसे मेरा भी था, क्योंकि इकलौती बहू थी मैं उस घर की। तो शादी करके मैं उस घर में गई, जो वो लोग कहते थे मैं वही करती थी। जैसे मेरे हस्बैंड ने मेरे को एक बार बोला था, जब मैं शादी करके उस घर में गई, मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते हैं कि अनीशा, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी मेरे माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात मत करना, उनको कभी सामने से जवाब मत देना। आज भी मैंने कभी उनको ऊंची आवाज़ में ना बात करी, जो वो बोलते थे मैं हमेशा वही करती थी। उनकी 4 बहनें भी हैं, जो वो कहती थी अनीशा ऐसे करो, अनीशा वैसे करो, मैंने हमेशा वही किया। पर वो ये सोचती थी कि ये कुछ बोलती नहीं है, इसको जैसे हम ट्रीट करेंगे ना तो ये वैसे ही करती जाएगी। उन्होंने एक, वो बोलते हैं ना घर में काम वाली बाई, तो उन्होंने बिल्कुल मेरे को वैसा ही बना रखा था। आपके हस्बैंड ने? हस्बैंड ने भी, उनकी बहनों ने भी, और उसके माँ बाप ने भी। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? इरफान राव, और मेरे ससुर का है कालू मोहम्मद। कहाँ रहते हैं ये लोग? ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, राजस्थान में, राजस्थान। डेगाना में। अच्छा, तो आगे क्या कुछ हुआ आपके साथ में? तो थोड़े मतलब शादी हुई हमारी, सब नॉर्मल चल रहा था जैसे सबकी चलती है। 1 साल बाद मेरी बेटी हो गई। फिर उसके बाद इनका ऐसा ही था कि मेरे जो माँ बाप ने घर में सामान दिया था, तो उसको लेके ये हमेशा नुक्स निकालते रहते थे, और ये कहते थे कि तुम्हारे पापा ने गाड़ी नहीं दी। अच्छा। तो मेरे पापा ने शादी के 2 साल बाद उनको गाड़ी के लिए 10 लाख रुपए भी दिए, ताकि मुझे कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। शादी के 2 साल बाद? हाँ।
तो मेरे पापा ने गाड़ी के पैसे भी उनको दिए, लेकिन तो भी क्या है ना, उनका पेट नहीं भरता था। अब मेरे बच्चे भी हुए तो तब भी मेरे माँ बाप ने उनको भर भर के दिया। 60 लाख की मेरी शादी भी की मेरे पापा ने, जो उन्होंने बोला उस तरह से अरेंज किया सब कुछ। पर मेरे हस्बैंड का क्या है ना कि उनका, जो मेरे को पता चला कि उनका बिहेवियर मेरे प्रति चेंज होता जा रहा है, तो मैंने उनको उनका फ़ोन देखा तो काफ़ी न्यूड पिक्चर्स थी लेडीज़ लड़कियों की उनके साथ में। तो मेरा क्या, उनसे झगड़ा होता रहता था उस अच्छा, चीज़ को आपके लेके। पति के मोबाइल में इन लड़कियों का नग्न अवस्था में तस्वीर थी, जी न्यूड फोटोज थी? जी बिल्कुल। और नंबर भी वो अलग अलग, जैसे कंपनियों के नाम से इस तरह से लड़कियों के नाम सेव करके रखते थे। अच्छा। 13 साल शादी को हो गए, कभी उस बंदे ने मेरे को अपना फ़ोन कभी यूज़ नहीं करने दिया, हमेशा पासवर्ड लगा के रखता था। फ़ोन भी इस तरह से पासवर्ड की हाथ में लेते ही वो अपने आप लॉक हो जाए। अच्छा। बहुत चीज़ें मतलब समझाने की बहुत कोशिश की। आज के टाइम पे शायद ही कोई लड़की होगी जो इतने मौके उसको देगी जितने मैंने उसको दिए। क्योंकि वो शायद मेरी कुछ चीज़ें मैं उसको बोलती थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं उसको क्या कहना चाहती हूँ। मैं उसको एक चीज़ हमेशा बोलती थी कि मुझे तुम्हारे पैसे में, तुम्हारे ऐशो आराम में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए। पर उसको इतनी सी बात समझ नहीं आती थी, बस बाहर मुंह मारना और वो चीज़ें उसका चलता ही रहता था। कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स उसके साथ में होती थी। तो ये प्रॉब्लम्स तभी होती है वो जब बहुत सी लड़कियों के साथ आदमी, कोई भी जेंट्स फिजिकल होता है। अधिकतर उनको ये चीज़ें प्रॉब्लम होती रहती थी, आए दिन डॉक्टरों के पास जाना। डॉक्टर के पास क्यों जाना? उनको प्रॉब्लम होती थी ना, ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही थी उनको। अच्छा। तो कितने लड़कियों का फोटो आपने मोबाइल में देखा उनके? बहुत है, मतलब उस आदमी की हद पार कर दी उसने कि अपनी माँ की उम्र की औरतों को भी उसने नहीं छोड़ा है। अपनी माँ की उम्र की औरतों के साथ? मैं, उनके वीडियोस थे बकायदा मेरे पास, जो मैंने अपने ससुर को भी भेजे थे, अपने पेरेंट्स को भी भेजे थे। उस दिन मेरे ससुर ने मेरे सामने हाथ जोड़े कि अनीशा सिर्फ एक मौका दे इसको, ये कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, अच्छा। सिर्फ मेरे कहने से। कौन थी औरत? मेरे पड़ोस में ही रहती थी, नाम तो मैं एकदम ओपन नहीं ले सकती उनका, लेकिन मेरे पड़ोस में ही थी। जिस दिन सच्चाई सबको पता चली, मेरे ससुर ने उसका वो डेगाना ही छुड़वा दिया, उनको 20 लाख रुपए दे के जोधपुर शिफ्ट करवा दिया। उस औरत को जी ससुर ने आपके? जी। तो माँ की उम्र का मतलब कितनी उम्र होगी उस औरत का? 50 से 55। 50-55 साल की औरत साथ में रिश्ता था आपके पति का? मेरे हस्बैंड को बूढ़ी औरतों के साथ में फिजिकल होना ज़्यादा उसको इंटरेस्टिंग लगता है, उसकी मानसिकता ऐसी है। तो आपने हस्बैंड से कभी पूछा नहीं सब बातें, क्यों ऐसा, क्या वजह है, क्यों ऐसा कर रहे हो? जब पूछती थी मैं, तो वो मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता था। और मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं उसको कभी रोता हुआ नहीं देख सकती थी। लोग मुझसे पूछते हैं कि तुमने 13 साल कैसे निकाले, इस वजह से मैंने 13 साल निकाले कि मैं उसको कभी रोता हुआ नहीं देख सकती थी। लड़की के लिए किसी हस्बैंड को छोड़ना इजी नहीं होता है, लेकिन वो मजबूर कर देता है उसको छोड़ने पे। और मैंने उसको फिर भी नहीं छोड़ा, क्योंकि परिस्थितियाँ उसने इस तरह से कर दी थी। जब हम दोनों के झगड़े होते थे तब उसने, मतलब उसके जो चाचा हैं अहमदाबाद रहते हैं, सलीम राव उर्फ पप्पू, वो आए थे कि क्या मैटर है तुम दोनों का, मुझे बताओ, मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। तो अहमदाबाद से वो आए डेगाना, और जब उनको पता चला कि इसके अफेयर हैं बाहर, तो उन्होंने इस चीज़ का गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाया कि इसको अगर मैं किसी तरह से बहला फुसला लूँगा तो ये मना नहीं करेगी, ये परेशान है। अच्छा, उनके चाचा लगते हैं वो? हाँ। अच्छा। तो मैं अपने कमरे में काम कर रही थी, मेरे कमरे में आए वो, मेरा हाथ वगैरह पकड़ने लगे, गंदी बातें मुझसे करने लगे थे। तब मैंने, जब मेरे हस्बैंड वापस आए मेडिकल से, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा तुम्हारे चाचा मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड का कहना ये है कि कोऑपरेट करो चाचा के साथ, तुम्हें क्या हस्बैंड आपके आपको बोल रहे थे कि जी कोऑपरेट करो चाचा के साथ में? हाँ, कि चाचा के साथ कोऑपरेट करो, चाचा हमारे घर में ये सब चीज़ें नॉर्मल है, तो इतना वो मत ले, क्योंकि
मेरे उनके जो चाचा है, उनकी वाइफ हीना, उनके साथ भी मेरे हस्बैंड के नाजायज संबंध थे। क्योंकि फिजिकली बातें, ये जो एडल्ट बातें होती है, वो हस्बैंड सिर्फ अपनी वाइफ से कर सकता है, वो अपनी चाची से करता था। चाची से? एक कमरे में रूम लॉक करके क्या कर रहे होते हैं। मैंने वो चीज़ें उनके साथ में देखी। सगी चाची उनकी थी? सगी चाची है। सगी चाची के साथ में भी रिश्ता था उनका? जी। उस ये घर आपने अपनी आंखों से देखा हुआ है? मैंने बाकायदा देखा है। तो यही वजह थी कि जब जितने आपने कहानी सुनाई है, यही वजह थी कि आप उनसे रोक रही थी, उनसे जब झगड़ा कर रही थी, इसलिए उन्होंने कुछ किया होगा, स्टेप लिया होगा? क्या वजह थी तलाक देने उनका की? देखो, मुझे वो चीज़ ये मुझे तलाक नहीं देने की पता। प्रक्रिया कब शुरू हुई, कब तक उन्होंने तलाक तलाक दिया? देने की प्रक्रिया ये इस तरह से शुरू हुई कि जब मेरे वो जो चाचा ससुर थे, जब उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी करी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो मेरे को वो बोलते हैं कि तुम कंफर्ट रहो चाचा के साथ। ये बात मैंने अपने ससुर को बोली कि मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन इनके खिलाफ कंप्लेंट करने। तो उन्होंने मुझे रोका कि नहीं, तो ऐसा मत कर, हम इनको वापस अहमदाबाद भेज देंगे। तो अब मुझे मेरे बच्चों का वास्ता दिया कि नहीं, तू ऐसा मत कर, बच्चों की तरफ देख, बहुत गलत हो जाएगा। मैं भी अपने बच्चों का मुंह देख के रुक गई। पर उस दिन से ये क्या प्लान कर रहे थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है कि इनकी शुरू से प्लानिंग थी मेरे खिलाफ। जैसे कि आपने बताया कि उनके चाचा जो है आपके साथ में गलत काम करना चाह रहे थे और आपके साथ में गलत निगाहें थी, और उन्हीं की बीबी के साथ में आपके हस्बैंड का भी अफेयर था, जैसे कि आप बता रहे हो। तो ये स्वाइप करने वाली बात हो गई? बिल्कुल है। उस घर में चलता आ रहा है ना, चलता आ रहा अभी स्वाइप? से नहीं, शुरू से है। क्या हुआ है उस घर में उस से? घर की मैं अकेली विक्टिम नहीं हूँ। हाँ। मेरे अलावा 2 औरतें और भी हैं जो उनकी चाची लगती थी। उनके साथ में क्या हुआ था? उनको भी धोखे से छोड़ दिया गया। एक को तो ये भी नहीं पता कि उसको छोड़ा किस वजह से। वो आज भी सदमे में है कि मेरे पति ने मुझे छोड़ा क्यों, और ना उसने दूसरी शादी की। और एक चाची उनकी है, उनके 2 बच्चे थे, बच्चों के साथ उनको धोखे से छोड़ दिया गया। सिर्फ किस चीज़ पे? एक नोटिस भेजा और उस नोटिस को खोलते ही उनका तलाक हो गया। अच्छा। तो उसके बाद जब आपने ये सब चीज़ें देख रही थी, तो आप हस्बैंड से तो बोल रही होंगी कि ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हो, तो सामने से उसका जवाब यही होता था, रोना? मारपीट करता था। मारपीट करते थे? मारपीट करता था। बोलो कि ज़्यादा बोलो मत। सेक्स पावर टैबलेट खा के मेरे साथ बदतमीजी करना, बेल्टों से मारना, ज़बरदस्ती करना, वो चीज़ें उसकी चलती रहती थी। अभी जैसे 2024 में 18 दिसंबर को उसी के चाचा का वापस फ़ोन आया कि इरफान, मैं डेगाना आ रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने उनको बोला कि आपको अगर रिश्ता रखना है, आप अपने चाचा के साथ बाहर रखिए, उनको घर पे बुलाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी करी। मेरी बेटी बड़ी हो रही है अब, कल को वो मेरी बेटी के साथ भी करेंगे। इस चीज़ में हम दोनों की बहस छिड़ी और उसने मारपीट शुरू की। तलाक तलाक बोल के मेरे को घर से निकाल दिया। उस समय 3 तलाक बोल के आपको घर से निकाल दिया? जी। जब मेरा जो ससुर है तहसीलदार है, तो उसको अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। तो उसको लगा कि पड़ोस में सब देखेंगे, तो उसने मेरे को घर में लिया। लेकिन सुबह मेरे को ये बोला जाता है कि तुम हमें तलाक दे दिया है, लेकिन अब तुझे पापा के साथ में निकाह करके हलाला करना पड़ेगा। ये कौन बोला? मेरे हस्बैंड। आपके हस्बैंड ने बोला? ये मैंने तलाक देने के बाद? हाँ, कि तुम्हें पापा के साथ हलाला करना पड़ेगा। और मुझे ये चीज़ नहीं मालूम थी हलाला क्या होता है। आपको नहीं पता था हलाला के बारे में? जी ये नहीं। तो इस्लाम में है। इस्लाम में है, लेकिन जिस माहौल में मैं रही हूँ वहाँ पे ये चीज़ें नहीं थी। वहाँ पे सब चीज़ नहीं थी। नहीं थी। संविधान के मानने वाले लोग थे आप। बिल्कुल। लेकिन ये इस्लाम में तो है कि 4 शादियाँ भी कर सकते हैं और हलाला भी कर सकते हैं, 3 तलाक भी दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें फिर आपको तो नज़र आ रही होगी पहले से ही, आपको पता तो नहीं था, लेकिन जब 3 तलाक उन्होंने दिया, बाद में अपने ही पिता के साथ आपका हलाला करने की बात कही वो, उसके बाद आपका रिएक्शन क्या था इस पे? मेरे को बहुत गुस्सा भी आ रहा था और कुछ समझ भी नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। मैंने उस टाइम मेरे हस्बैंड को मना कर दिया कि मैं हलाला नहीं करूँगी। तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बुला के उनको मेरे पेरेंट्स के साथ मुझे घर भेज दिया गया। ना मेरे बच्चों से मुझे मिलने दिया गया। मेरे पापा को बोलते हैं कि आप तब तक रखो जब तक ये कहना नहीं मानते। अच्छा। मेरे पापा मुझे लेके वहाँ पे आ गए। काफ़ी टाइम तक ये सब चीज़ें चलती रही।
सब मेरे बड़े पापा वगैरह सब उनको समझा भी रहे थे कि क्या है तुम, मतलब अनीशा कभी इतने टाइम तक यहाँ रही नहीं है, क्या मैटर है। पर ये खुल के सबको नहीं बता रहे थे कि हमने इसको क्या करने के लिए बोला है। खुल के नहीं बता पा रहे थे। कब खुल के नहीं अच्छा, बता जब पा उन्होंने रहे बोला थे। कि पिता के साथ में हलाला करना होगा और निकाह भी करना करना होगा, उसके बाद हलाला करना होगा, तो आपके ससुर का क्या रिएक्शन था? वो क्या बोल रहे थे उस समय? ससुर तो रेडी था, तैयार थे वो तैयार था, क्योंकि मेरे ससुर की तो नीयत ऑलरेडी खराब थी ना। आपके ऊपर? हाँ, बस मैंने, ऐसा नहीं है मेरे हस्बैंड को मैंने हिंट नहीं दिया, पहले भी बहुत बार बताया था। क्या? क्योंकि मेरे जो ससुर है ना, वो मतलब बहुत कम एज की जो लड़कियां होती है, छोटी छोटी बच्चियां, उनके वीडियोस निकालना, ट्रेन में कहीं ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तो लेडीज बैठी है सामने तो उनके वीडियोस निकाल लेना, इस वीडियो कॉल पे किसी से बात करके उस लड़की के सारे कपड़े हटवा के उनके स्क्रीनशॉट्स लेना। और स्क्रीनशॉट तो मैंने उनकी दोनों बड़ी बेटियों को भी दिखाए हैं। आपके ससुर का स्क्रीनशॉट लड़कियों के साथ में? हाँ, मैंने उनकी बेटियों को भी दिखाए, जो मेरी बड़ी वाली नंदे थी उनको भी दिखाए हैं मैंने। आज वो मुकर जाए भले, लेकिन मैंने उनके जो फोटोज थी मेरे ससुर की, वो सारी मैंने अपनी नंदों को बताई है। मैंने कहा ये हरकतें हैं आपके पापा की। तो उनका क्या रिएक्शन था इसमें? कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं बोली। तो उसके बाद फिर ससुर ने क्या बोला? मतलब कि वो, मतलब हाँ कि कि सोचने का मौका भी नहीं, सोचे भी नहीं इस पे, तुरंत ही हाँ बोल दिया? हाँ कि बेटा अब इसने गलती से तलाक बोल दिया तो तुम्हें हलाला तो करना पड़ेगा, अब घर की बात घर में ही रह जाएगी। हम्म। दूसरों को, बाहर मौलाना वगैरह को तो ये चीज़ें बोल नहीं सकते हैं हम। तो आपने पूछा नहीं कि हलाला क्या होता है, मुझे पता नहीं, इसके बारे में बताओ? बताया ना मेरे हस्बैंड ने कि कुरान के हिसाब से हलाला ये होता है कि जब हस्बैंड तलाक तलाक बोल देता है तो अगर वो उसके साथ वापस रहना चाहे तो उसको हलाला करना पड़ता है, उसको निकाह करना पड़ेगा, उसके दूसरे मतलब उस जिससे निकाह होगा उसके साथ फिजिकल होना पड़ेगा। ये हलाला की प्रक्रिया थी जो उन्होंने मेरे को बताई थी। पर उनको ये समझ नहीं आया कि जिस दिन घर में शादी करके मैं आई थी तो मैंने तो उनको बाप का दर्जा ही दिया था ना। बिल्कुल। मैंने तो उनको बाप की नज़र से ही देखा था। आपने जो कहानी बताई कि आपके पति को जो है वो वृद्ध एज, मतलब कि बड़ी एज की औरतें पसंद हैं और आपके ससुर को बच्चियां पसंद थी, जी। तो फिर उसके बाद फिर आपने क्या किया जब ये हलाला की बात उन्होंने की तो? मैं अपने पेरेंट्स के साथ आ गई थी घर, तो ये चीज़ें, ये दबाव मेरे पे बनाया जा रहा था मेरे हस्बैंड के द्वारा कि तुम्हें बच्चे नहीं दूंगा, बच्चों से मिलने नहीं दूंगा, बच्चों से बात नहीं करने दूंगा, या तो तुम कहना मानो पापा के साथ हलाला कर लो। मैंने एग्री नहीं किया। मेरे पापा वगैरह भी बोल रहे थे, काफ़ी टाइम गुजर गया तो उनको भी ये लगा कि अनीशा ये जो बोल रहे हैं तुम वो कर लो। मैंने कहा पापा आपको समझ आ रहा है ये मेरे को क्या करने को बोल रहा है? जिस दिन मैंने उनको सारी सच्चाई बताई तब मेरे पापा ने एक्शन लिया, कंप्लेंट वगैरह करवाने गए पुलिस स्टेशन। तो पुलिस का जवाब ये होता है कि हम किस बेस पे तुम्हारी कंप्लेंट लिखे, यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं लिखी जाएगी। क्योंकि मेरा ससुर जो है बहुत रसूखदार है, अच्छा। क्योंकि हर जगह उसने पैसे फेंक के काम करवाया है, क्योंकि मेरी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं होने दी उसने। मैं अपने बच्चों से मिलने डेगाना भी गई थी, 3 घंटे मैं घर के बाहर खड़ी थी, अच्छा। पर मेरे बच्चों से भी मेरे को नहीं मिलने दिया गया। बल्कि जहाँ मैं वापस कंप्लेंट करने गई तो वहाँ का सीआई मुझे धमकाता है, यहाँ से चली जाओ वरना तुझे जेल में बंद कर दूंगा मैं। क्या मेरे नाम है? पेरेंट्स को भी धमकी आ रही थी। नाम पता है? सीआई का, हाँ। सीआई का नाम मुझे नहीं मालूम। तो आपको उल्टा धमकी दे रहे थे वो लोग? तो आपने बोला ना कि 3 तलाक जो है वो बैन हो गया, किस आधार पे इन्होंने तलाक दिया? बोला था हमारे शरिया के हिसाब से। किसने बोला ये बात? सभी जो मौलाना वगैरह से भी अच्छा। बातचीत हुई, उन्होंने भी बोला कि अगर तुमने कानों से सुन लिया है कि तलाक तलाक, तो तलाक हो गया है। आपने सवाल नहीं किया कि ये संविधान से चलोगे या फिर शरिया से चलोगे आप लोग? कि संविधान से क्यों चलेंगे, जब हमारे इस्लाम में शरिया है तो शरिया के हिसाब से चलेंगे ना। आज मैं उन मौलानाओं से मैं सच में पूछना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें अय्याशियाँ करने के लिए तुम्हें शरिया चाहिए होता है, लेकिन अगर तुम्हें शरिया चाहिए तो आप पूरा शरिया क्यों नहीं लेते?
सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए ही शरिया को क्यों चुना जाता है? चार चार शादियों के लिए शरिया, तलाक देने के लिए शरिया, हलाला करने के लिए शरिया। तो तलाक देने वाले को तो कोड़े भी पड़ते हैं, तो क्यों नहीं मारते कोड़े? और चोरी करने वाले की भी हाथ काटे जाते हैं, क्यों हाथ नहीं काटे जाते? और रेप करने वाले को मौत की सजा सुनाई जाती है कि उसको जमीन में आधा गाड़ के तब तक पत्थर मारे जाते हैं कि जब तक वो मर नहीं जाता। बुरी नजर वाले की आंखें फोड़ दी जाती है। तो ये पूरा शरिया यूज क्यों नहीं करते? इन चीजों के लिए तो इनको संविधान चाहिए। बिल्कुल। जब लागू करना है तो या तो पूरा शरिया लागू कराओ, सिर्फ अय्याशियों के लिए क्यों? आपको लगता है कि अय्याशी का अड्डा बन चुका है? बिल्कुल बन चुका है। ये जहाँ पे बोलते हैं कि हमारे इस्लाम में बहू बेटियों को बहुत इज्जत दी जाती है, सब झूठ है। कोई इज्जत नहीं दी जाती है, बल्कि बहू बेटियों के घर में कपड़े उतार दिए जाते हैं। आज मुनव्वर राणा की जो बेटी है, हिबा राणा, बिल्कुल। जो 3 तलाक 2019 में जब बैन होने की बात थी, तब वही सुमैया राणा चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि हमारा इस्लाम है, इसमें किसी को अड़ंगा डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज उसी की बहन को जब 3 तलाक दिया गया तो क्यों संविधान का दरवाज़ा खटखटाया उन्होंने? बिल्कुल। अब उनको मानना पड़ रहा है कि जो 3 तलाक हुआ, बैन हुआ, वो सही हुआ। उसका विरोध कर रही थी एक टाइम वो। वही विरोध कर रही थी। तो मैं तो यही कहूँगी, जो गलती हुई हो गई। मीडिया में सामने बोलने से कोई वो नहीं है अपनी गलती स्वीकार करने में। आज भी वक्त है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि आज हम सहन कर रही है, कल को अपनी नस्लें, हमारी पीढ़ियाँ वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। वो कब तक चुप रहेगी? तो आपको ये लगता है कि आपके पति और आपके ससुर जो है वो मिलजुल कर ये फैसला लिया होगा? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रही हैं कि ससुर भी तुरंत ही तैयार हो गया और आपका पति जो है ससुर का ही नाम लिया आपके, तो क्या लगता है ये मिलजुल कर जो है आपको परोसना चाह रहे थे बिल्कुल सबके सामने? बिल्कुल प्लानिंग था इनका, मेरे खिलाफ बिल्कुल प्लानिंग थी इनकी। क्योंकि मेरी आदत ऐसी थी कि मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी। नॉर्मली जितनी होता था, मैं किसी के भी मैटर में इंटरफेयर नहीं करती, बहुत कम बोलती थी। जो वो कहते थे वो मैं करती जाती। तो उनको ये लगा कि ये जो कहेंगे ना, ये वो करती रहेगी, ये कभी आवाज़ नहीं उठाएगी। मेरे ससुर का कहना था कि औरतों में दिमाग नहीं होता। अच्छा। बट वो एक चीज़ भूल गया कि उसको पैदा करने वाली भी एक औरत ही थी। बिल्कुल। तो फिर आपके ससुर अब क्या बोल रहे हैं आपसे? पति क्या बोल रहे हैं आपसे अब? अभी कि वही अभी भी वही अड़े हुए हैं हलाला करने पे, या फिर? अभी भी वो अड़ने का तो देखो मुझे अभी पता नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट है नहीं फिलहाल। अच्छा। लेकिन जब वो वुमेन सेल में वो आए थे, जब मैंने केस डाला हुआ था यहाँ से, तो वुमेन सेल में भी उन्होंने पैसे दे के सबको खरीद लिया था वहाँ पे। अच्छा। तो मेरे पे वहाँ पे भी प्रेशर बनाया गया। जब मैं वुमेन सेल से बाहर आई तो मेरे जेठ हैं, जो मेरे हस्बैंड के कज़न है, मोहम्मद शरीफ, मेरे को ये बोलता है कि केस वापस ले ले, तू ज़्यादा दिन जिएगी नहीं। अच्छा। तो तेरे लिए मतलब बहुत मुश्किल है आगे, तू कुछ नहीं कर पाएगी। हम मुसलमानों का कोई कुछ नहीं कर सकता, हम मुसलमान हैं। वैसे भी आज तक कोई कुछ नहीं कर पाया है। तो मैं ये एक चीज़ ज़रूर चाहती हूँ प्रशासन से, पुलिस से, कि उनको कम से कम उनको तो सज़ा दिलवानी चाहिए, उन पे तो एक्शन लिया जाना चाहिए। जैसे मेरे चाचा ससुर हैं जिन्होंने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की, और जो मेरा जेठ है मोहम्मद शरीफ, इन पर तो एक्शन लेना चाहिए कि ये जो बोलते हैं कि हम मुसलमानों का कोई कुछ नहीं कर सकता, कम से कम इनको पता चले ना कि प्रशासन क्या कर सकता है। अच्छा, ये भी बोलते हैं कि मुसलमानों का कोई कुछ नहीं कर सकता, जी जो मर्जी वो करेंगे वो? हाँ, ये धमकी देते हैं? बिल्कुल देते हैं। ये किस किस चौड़ में धमकी देते हैं कि मुसलमानों को कोई कुछ नहीं कर सकता? क्या वजह है? बहुत नाम है ना मेरे ससुर का नागौर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। एमएलए से लेकर विधायक वगैरह सब जानते हैं उनको। कौन सा ऐसा बंदा है जो नहीं जानता? इसलिए? आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि मेरी वहाँ पे कंप्लेंट तक दर्ज नहीं होने दी। मैं जब अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर पे आई थी, तो थोड़े टाइम के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 दिन के लिए मेरी मेरी बेटी से बात हुई थी। मैं वीडियो कॉल पे अपनी बेटी से बात करती थी।
वो इतना डरती थी उनसे कि वीडियो कॉल पे बात कर रही होती थी ना तो उसकी नज़रें सामने रहती थी, क्योंकि वो अकेली बात नहीं करती थी मुझसे, उसके साथ में उसकी बुआ बैठी रहती थी या उसका दादा बैठा रहता था, कि वो क्या बात कर रही है कहीं वही बच्ची को ना बता दे कुछ भी हमारे लिए। वो इशारों में मुझे, मैं उससे पूछती थी, मैंने कहा बिट्टू कौन है, वो मुझे बताती कि बुआ बैठी है। देख देख के रोती रहती थी मुझे कि मम्मी कब आओगी, क्योंकि उसको सब दिखाई देता था, सिर्फ मैं नहीं दिखती थी। मेरा बेटा मुझसे बोलता था, उसका दादा चिल्लाता रहता था मेरे को फ़ोन ला के दे दे, मेरे को फ़ोन ला के दे दे। वो भी बोलता था फिर चिल्ला के कि मेरी मम्मी का फ़ोन आया, मैं मम्मी से बात कर रहा हूँ। तो मेरे ससुर का, वो अपने दादा पे चिल्लाता था कि मेरी मम्मी का फ़ोन है, मैं उनसे बात करके आपको बाद में दूंगा। मैं उनसे मैं पूछती थी उसको, मैंने कहा इशू तू कैसा है? मम्मी मैं ठीक हूँ। मैं रोने लगती तो मेरे को बोलता था, मेरे को मनाता था वो, उसकी कि मेरी गुलगुली तू रो क्यों रही है, बहुत जल्द आएगी तू मेरे पास। लेकिन उनको नहीं पता था कि वो मेरे को मेरे बच्चों से दूर कर देगा। जो माँ अपने बच्चों को 9 महीने अपने पेट में रखती है, उनको जन्म देती है, आज उसी माँ से उनके बच्चों को मिलने का हक, उनसे बात करने का हक तक छीन लिया जाता है। क्या फायदा ऐसे कानून का कि मैं आज 1 साल हो गया है, मैं अपने बच्चों से भी नहीं मिल पा रही हूँ, उनकी आवाज़ सुनने को तरस रही हूँ। कितनी उम्र है बच्चे की आपकी? 12 साल की लड़की है मेरी और 7 साल का लड़का है। फिर तो बेटी को भी डर है कि बिल्कुल नज़र इतनी गंदी है ससुर की। डर है, क्योंकि मेरी ननद के लड़के हैं बड़े बड़े, एनी टाइम वहीं पड़े रहते हैं वो। वो भी। तो डर रहता है मुझे, पर मैं क्या कर सकती हूँ अब? जब तक कोई फैसला नहीं आएगा कोर्ट का, ना तो मैं उनसे मिल सकती हूँ, ना उनसे बात कर सकती हूँ। कांटेक्ट ही नहीं है मेरा, कोई मेरे को बताने वाला नहीं है कि तुम्हारे बच्चे कैसे हैं। तो अभी घर पे कौन कौन है उनके साथ में, बच्चों के साथ में? उसके दादा दादी है, बाप है, हाँ उनकी बुआ वगैरह आती रहती है। ननद के बच्चे भी वहीं रहते हैं, बेटे भी रहते हैं वहीं? नहीं अभी तो वो नंदे तो मतलब घर पे है, लेकिन छुट्टियों में उनका आते रहते यहीं पे रहना है। और बाप उनका इतना अड़ियल है, उसको अय्याशियों के अलावा उसको कुछ दिखाई नहीं देता है कभी। अब कब उनसे मिलूंगी, कि कैसे हैं कैसे नहीं है। स्कूल में भी मैंने एक बार फ़ोन करा था, तब वहाँ के प्रिंसिपल का बोलना है होता है कि आप हो कौन। मैंने कहा मैं अलीना की मम्मी बोल रही हूँ, आप मेरे को बात करवाइए उससे, कि उसके पापा ने मना करा है कि किसी का भी कॉल आए आपको बात नहीं करवानी है। तो आपने पति के बारे में थोड़ा बताइए कि उनका बाहर क्या है, क्या काम करते हैं, और क्या उनके कुछ और भी संबंध आपको पता चले, कुछ और शादियों के बारे में आपको पता चली हो आपको? क्योंकि जो जब वो 3 तलाक को मानते हैं तो 4 शादियों को भी मानते होंगे। बिल्कुल मानते हैं, होता है उनके घर में। किसी का हुआ है? हाँ उनके चाचा का डाइवोर्स, जब उनके एक चाचा है, उनका डाइवोर्स मतलब 2 दिन पहले अपनी वाइफ को अजमेर घुमा के लेके आए, सब कुछ बढ़िया सा चल रहा था। 2 दिन बाद में उसने अपनी बीवी को डाइवोर्स दे दिया, छोड़ दिया। वो औरत आज भी सदमे में है कि उसने मुझे छोड़ा क्यों। और दूसरा निकाह कर लिया? दूसरा निकाह कर लिया, बल्कि केस चल रहा था, अच्छा। भागते फिर रहे थे। उस बीच भी वो आदमी निकाह करके आ गया। क्या उखाड़ लिया उनका? कुछ भी नहीं। तो आपके हस्बैंड का कुछ ऐसा नहीं है? कुछ पता चला आपके हस्बैंड के बारे में, वो बाहर पता क्या? चला है मुझे कि उसने शादी कर ली है। शादी कर ली है? ये तलाक देने के बाद कि पहले? अभी तलाक हुआ ही नहीं है। मतलब मतलब ये उसने ट्रिपल तलाक उनके हिसाब से तलाक हो ही गया ना, हाँ शरिया के उनके हिसाब से। शरिया के हिसाब से हो गया। तो शादी भी कर ली उन्होंने? हाँ और किससे शादी की है इसके बारे में पता है आपको? वो भी मुझे पता है कि उसने किससे किससे शादी की है। बट मैं इतना बता सकती हूँ कि जिससे शादी की है वो उससे भी मतलब एजेड, मतलब 6-7 साल तो बड़ी है ही।
आपके हस्बैंड से? हाँ। कितनी उम्र है आपके हस्बैंड की अभी? 34। 34 साल, यानी कि 40 साल की औरत से शादी की है। क्योंकि जिससे शादी की है उसका 20 साल का 21 साल का बेटा है। बेटा है? इंटरेस्टेड तो वो वैसे भी है ज़्यादा उम्र की औरतों में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोई पूछा नहीं ये ज़्यादा उम्र की लड़कियां क्यों पसंद है आपको? कभी आपने सवाल किया होगा उनसे? वो अजीब टाइप का आदमी है, मेरे तो खुद के समझ से बाहर था। उसको इन चीज़ों में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, वो एनी टाइम बस इसी चीज़ों में रहता था। औरतों के बीच बैठ के बातें करना, उल्टी सीधी मजाक करना। एक तो जेंट्स होते हैं कि सिर्फ अपने में लगे रहते हैं, जेंट्स के हिसाब से बात करते हैं, एक आदमी के हिसाब से बात करते हैं। वो औरतों जैसी बातें करता है। उसको कमाने का और किसी चीज़ का कोई ढंग नहीं है। पैसे कहाँ से आते हैं? बाप से। बाप तहसीलदार है, नायब तहसीलदार रह चुका है, वहाँ से आते हैं। बाप ने करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ इकट्ठी कर रखी है। तहसीलदार तो ज़्यादा सैलरी नहीं होती, इतने करोड़ों की संपत्ति कहाँ से? वही तो मैं पूछना चाहती हूँ कि नायब तहसीलदार की इतनी सैलरी नहीं होती है, तो उसने करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे ली? क्योंकि हालांकि जो इनकम टैक्स वाले हैं, तो छोटा सा गांव है, तो वहाँ पे इनकम टैक्स वाले वैसे ही नहीं आते। तो वहाँ पे उसने 3-4 बिल्डिंगें खड़ी कर रखी है जो जिनकी रेट है करोड़ों में आज की डेट में। करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, खेत है। जिस घर में मैं रहती थी उसकी कीमत है 2 से 3 करोड़ रुपए। तो आपके लिए तो ऐशो आराम की ज़िंदगी वहाँ पे होगी, लेकिन उसके बीच ही उसने तलाक दिया। बिल्कुल, मेरे लिए तो बहुत ऐशो आराम था। सब कुछ था, जो मर्जी थी वो चीज़ें खरीदती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, मुझे उन चीज़ों में खुशी नहीं थी। वो प्यार नहीं मिल पा रहा था पति का? हाँ। वो मैं उसको बहुत समझाती थी, बहुत ज़्यादा समझाती थी। मैं उसको बोलती थी कि इरफान चलो अभी। मेरे को क्या है कि घूमने का बहुत शौक था, मैंने उसको बोलती थी हमेशा। मैंने कहा इरफान घूमने चलो। उसकी क्या आदत थी, फैमिली को इकट्ठा करके फिर लेके जाता था। हमें कभी अकेले टाइम स्पेंड करने का कभी मौका ही नहीं मिला। मैंने कहा बच्चे हो गए हैं, बच्चों को भी घुमा के लेके आते हैं, छुट्टियां चल रही है तो इनका भी माइंड फ्रेश हो जाए। बहाने मारता था, पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेगी। रात को घर कब वापस लौटते थे? 11-11:30 बजे। करते क्या थे? बोलते थे कि मेडिकल पे बैठा हूँ। अच्छा। अब कहाँ जाता था कहाँ नहीं, कोई आइडिया नहीं। तो अभी भी उनके से रिश्ते हैं नजायज जो बता रहे हो आपकी? होंगे। कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो कभी सीधी नहीं होती। तो वही मेरा हस्बैंड है। तो लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपके हस्बैंड से आपकी? वही लास्ट टाइम दिसंबर में ही बात हुई थी, उसके बाद मेरी बात नहीं ये हुई। दिसंबर 2025? 24। 24? तब से बीच में कोई बात नहीं हुई है? नहीं, वो उस टाइम पे वो बस हलाला के लिए उस टाइम पे प्रेशर वगैरह बना रहे थे, बस तब हुआ था। उसके बाद मेरी इतनी बात नहीं होती थी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, डिप्रेशन में बहुत आ गई। तो मेरा ट्रीटमेंट चल चल रहा था, तो नींद नहीं आती थी मुझे रात रात भर। डॉक्टर ने मुझे 2-2 3-3 नींद की टैबलेट्स दे रखी थी। तो मैं उससे ज़्यादा वो हो नहीं पाती थी मेरी बात, और वो करता भी नहीं था बात मुझसे। बस एक ही चीज़ था, इसको कैसे भी करके मनाओ, इसको कैसे भी करके मनाओ। कॉल पे भी हलाला करने की बात करता था? हाँ। तो क्या कहना चाहोगे अपने समाज के लोगों को, क्या कहना चाहोगे कि बहन बेटियों के साथ में ऐसा क्यों? अब आप लोग को अगर बुर्खा दिया गया है तो इसलिए दिया गया है ना कि लोग जो है नज़र न डाल पाए आप लोगों पर, और जो है सुरक्षित रहें आप लोग, लोगों की नज़रों से बचे, जिसकी नज़र खराब होती है उनसे बचें। लेकिन एक तरफ तो बुर्खा पहनाते हैं, दूसरी तरफ घर के ही बीवी के साथ में, घर में ही बहू के साथ में और रिश्तेदारों के साथ में गलत हरकतें करते हैं ये लोग। बहू का ससुर का रिश्ता जो है उसको खराब करते हैं। मैं उन मौलानाओं से एक बात कहूँगी कि जो ये चीज़ें शरिया के हिसाब से वो चला रहे हैं, कल को अगर उनकी बेटी पे ये बात होगी तो क्या वो अपनी बेटी को ये बात बोलेंगे कि तू हलाला करवा, तू अपना रेप करवा? कोई भी मौलाना या मुफ्ती ये चीज़ बोलेगा? अगर वो मेरे सामने ये चीज़ कहने को एग्री होते हैं अपनी बेटी को कि तू हलाला करवा, तू अपना रेप करवा,
तो मैं वापस वहाँ जाने के लिए रेडी हूँ। अगर कोई मौलाना या मुफ्ती आके बोले अपनी बेटी को, अगर उनको शरिया चाहिए तो या तो पूरा शरिया ले, आधा अधूरा शरिया नहीं चाहिए, वरना संविधान चलने दो। जो ये बोलते हैं कि औरतें आधी दिमाग की होती है, तो ये अपनी गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो कि ये 1400 साल वाला जो रिवाज ये चलाते आ रहे हैं कि वो चलता ही रहेगा, उसको ढोते ही रहोगे। अब औरतें जागरूक हो रही है, अब वो ये चीज़ें नहीं ढोएगी। अब ये चीज़ें अब जितनी जल्दी हो सके तो या तो ये शरिया पूरा लागू करो या फिर इसको पूरा बंद कर दो। इंडिया में ज़रूरत नहीं है, सिर्फ संविधान चलने दो। लेकिन संविधान मानने को तैयार नहीं होते हैं, सड़कों पे उतर आते हैं कि हमारे शरिया के साथ में छेड़छाड़ करोगे तो गलत नहीं, गलत हो जाएगा, बुरा हो तो जाएगा। शरिया के साथ अगर छेड़छाड़ हो रही है तो या तो फिर पूरा शरिया लो ना। दिक्कत कहाँ आ रही है? मैं एग्री हूँ उस चीज़ में, पूरा शरिया लो। फिर सिर्फ अपनी अय्याशियों के लिए शरिया को यूज़ मत करो। शरिया के हिसाब से भी हर आदमी को सज़ा मिलनी चाहिए, सिर्फ और महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं चलेगा अब। क्योंकि अब हम लड़ेंगे अपनी बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, मेरी बेटी के लिए, हमारे हक के लिए। अब ये मनमानी नहीं चलेगी। बहुत कर लिया आपने महिलाओं का उपयोग, हर तरह से उन्होंने महिलाओं के साथ अत्याचार करा है, लेकिन अब नहीं। शरिया सिर्फ उन्होंने लागू कर दिया। महिलाओं से पूछा गया, किसी भी महिला से पूछा गया कि ये सही है क्या गलत? करिए शरिया यूज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको पूरे शरिया में जो लिखा है उसको पूरी तरीके से लागू करिए। तो ये सब देखने के बाद इस्लाम के बारे में क्या सोचना है आपका? ये जो इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं, ये जो बोलते हैं ना कि जो बम लगा के फटते रहते हैं, कहते हैं कि किसी का ये आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। तो इनको एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, फिर हर आतंकवादी के नमाज जनाजा में मुसलमान ही क्यों खड़ा होता है? इस्लाम में मेरा ये सवाल है, मुझे इस्लाम से प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे मुसलमानों से प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे इनकी सोच से प्रॉब्लम है। ये जो मदरसों में पढ़ाते हैं, मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम है। जो महिलाओं पे ये अत्याचार करते हैं उससे प्रॉब्लम है। मदरसे में क्या प्रॉब्लम है आपको? मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? आतंकवादी बनना। क्या हो रहा है? रेप हो रहे हैं मदरसे के अंदर? छोटी छोटी बच्चियों के। आप गए हो मदरसा कभी बचपन नहीं में? मतलब आपके पिताजी और नहीं जो नहीं, परिवार वाले थे, मेरे वो लोग पेरेंट्स नहीं गए। कभी आपको भेजा नहीं वहाँ पर? नहीं, पूरी मेरा तरीके से हमेशा स्कूल फॉलो? स्कूल कॉलेज हो ही रहा था, तो मेरा कभी फ़ोन ठीक है, आपने सुना होगा कि मदरसे में क्या होता है, क्या चीज़ें करते हैं मौलवी? सुन। वो पहले नहीं समझ आता था क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अब चीज़ें जैसे जैसे खुल के आ रही है सामने, तो आई थिंक बहुत गलत हो रहा है। अभी एक वो लड़की भी हुई थी कि 14 साल तक उस लड़की का रेप करा गया, माँ बेटी दोनों का। हम्म। तो वही है कि मौलाना उन चीज़ों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाया, क्यों उनको नहीं मारा गया? तो कभी गए मौलाना मौलवी के पास, आप गए कि ठीक है अगर शरिया की बात करें तो शरिया के हिसाब से हमें न्याय दिलाया हो? लेकिन शरिया शरिया के की, हिसाब से न्याय का मतलब ये होता है कि हलाला ही करो फिर। बिल्कुल। उनका तो ये कहना है कि नोटिस की भी ज़रूरत नहीं है, अगर मुंह से बोल दिया तो तलाक हो गया। उनके हिसाब से यही है कि शरिया में जो लिखा है वही हम मानेंगे। शरिया में अगर लिखा है कि काफिर को मारना है तो हम मारेंगे। उनको कह दिया मोहम्मद के अगर खिलाफ अगर तुम कुछ बोलोगे तो उसका गला काटना है, हम काटेंगे। उनकी इस हद तक मानसिकता बचपन से खराब कर दी जाती है कि उनको ये भी नहीं पता होता कि क्या सच है क्या गलत है। मुस्लिम के बारे में क्या सोचते थे पहले आप और आपके परिवार के लोग, जो ससुर के परिवार के लोग हैं?
वो हिंदू धर्म के बारे में क्या सोचते थे, हिंदुओं के बारे में कुछ सोचते थे, कुछ बोलते थे? देखो, मैं मेरे पेरेंट्स जहाँ पे रहे हैं उनकी हिंदू में बहुत अच्छी, मतलब भाईचारे की तरह रहते हैं, तो हमारे यहाँ तो वो चीज़ें नहीं हैं। बाकी मेरे ससुर का तो यही था कि उनका वो थोड़ा दूर से ही वो रखते थे उनसे। दूरी। हम्म। तो अब आपका क्या क्या स्टैंड लेंगे आप? आपको लड़ाई लड़ना है हाँ आगे? बिल्कुल। पैसे वाले हैं, रसूखदार हैं, डर नहीं लगता उनसे? धमकी नहीं दे हर रहे हैं वो जगह लोग आपको? पैसा काम नहीं आता है, ये समझनी बहुत ज़रूरी है ये बात उनको। वो कहते हैं ना कि ये सच है कि कैलेंडर हर तारीख को बदलता है, लेकिन एक तारीख ऐसी भी आती है जो कैलेंडर को बदलती है। बात बहुत छोटी है लेकिन समझने वाले को बहुत है। यही घटना अगर उत्तर प्रदेश में हुआ होता, योगी जी वहाँ मुख्यमंत्री हैं, तो योगी जी क्या लगता है न्याय तुरंत दिला पाते? योगी जी जो है, बिल्कुल दिला पाते। योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं? मैं यही सोचती हूँ कि अगर योगी जी आज अगर इंडिया के प्रधानमंत्री होते तो ये शरिया कब का उखाड़ के फेंक दिए होते। अभी यूपी के फिलहाल मुख्यमंत्री हैं वो, तो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे लगते हैं आप योगी जी? बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं, खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए। मुस्लिम महिलाओं के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं, बिल्कुल। ये मानती हैं आप इस चीज़ को? हाँ। क्योंकि मुस्लिम महिलाएं भी बोलते हैं कि वोट नहीं करते, मुस्लिम पुरुष भी वोट नहीं करते। जब वोट बात देने की बात आती है तो फिर वो मौलवी की सुनते हैं, उनकी सुनते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या अच्छा? मौलाना दिलवाता क्या है, क्या करता है? सिर्फ सिर्फ आतंकवादी मतलब वो बचपन से उनके दिमाग में यही चीज़ें भरी जाती है कि तुम काफिर से दूर रहो, वो तुम्हारे भाई नहीं है, या तुम बम लगा के फट जाओ। दंगे ये मौलाना ही करवाते हैं, लेकिन दंगे छिड़वा के ये खुद दूर हो जाते हैं। पिसती कौन है? नॉर्मल आम नॉर्मल लोग पिसते हैं इस चीज़ में, इनका कुछ नहीं जाता बोलने में। आज मेरा इतना केस काफ़ी टाइम से इतना चल रहा है, कौन सा मौलाना आया कि हम आपको न्याय दिलवाएंगे? कौन सा, जो अभी हिबा राणा का केस चल रहा है, कौन सा मौलाना उनके फेवर में गया? कौन सा उनको शरिया काम आ रहा है? आखिर संविधान ही है जो उनके काम आएगा, उनको न्याय दिलवाएगा। बाकी शरिया के हिसाब से किसी भी महिला को न्याय मिलेगा ही नहीं। योगी जी के बारे में थोड़ा और बात समझना चाहूँगा आपसे कि क्या सोचते हैं उनके बारे में, कौन सा काम उनको पसंद आता है योगी जी के बारे में? क्या काम सही लगता है उनका, या फिर क्या वो चीज़ करते हैं वो? क्या वाकई में मुसलमानों को दबा के रख रहे हैं? क्या वाकई मुसलमान दबाव महसूस करता है क्या योगी जी से? बिल्कुल नहीं करता, और ख़ासकर महिलाएं तो हम बिल्कुल भी नहीं करती है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं महिलाओं के हक में कर रहे हैं, और सभी के हक में ही कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अगर कट्टरवाद चीज़ों को अगर ख़त्म करना अगर उनकी नज़र में गलत है तो वो होगा, हमारी नज़र में गलत नहीं है, क्योंकि ये कट्टरवाद ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। योगी जी जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं है। अब आखिरी में आप क्या कहना चाहोगे? आप अपने पति के पास वापस जाना चाहोगे, या फिर इसकी लड़ाई लड़कर अपने पति से अलग होना चाहोगे? क्या कुछ आपका सोच है, क्या मानते हैं आप? मुझे लड़ाई लड़नी है, उसको सज़ा दिलवानी है। सजा दिलवानी है उनको? बिल्कुल उनके दिलवानी। पास वापस जाना नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं। किस लिए जाना है? जब शादी उसने कर ली है तो वहां जाके मैं क्या करूंगी अब? तो कैमरे के माध्यम से आखिरी में कुछ बोलना चाहो तो? मैं उन महिलाओं के लिए बोलना चाहूंगी कि अब जागरूक होने का वक्त आ गया है, क्योंकि हमने सहन हर चीज़ करते जा रहे हैं, लेकिन अपनी नस्लें, अपनी पीढ़ी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगी। तो अगर काफ़ी देर हो जाती है जब हम आवाज़ उठाते हैं, जैसे अगर मैं पहले आवाज़ उठाती तो शायद मेरे लिए इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती। तो वक्त रहते आवाज़ उठाओ ताकि ये चीज़ें, कट्टरवाद ये ख़त्म हो सके। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी बातों को खुलकर बोलने के लिए। बहुत साहस चाहिए इसके लिए भी। और पूरे देशवासी जो है, हमारे व्यूअर हैं, आपके साथ खड़े हैं। किसी भी लड़की के साथ, किसी भी महिला के साथ इस तरीके की हरकत नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से आपके पति, आपके ससुर और ससुराल वालों ने किया, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इस्लाम में भी और मुसलमानों में भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा, और जो कुरीति हैं, जो गलतियां हैं, उस चीज़ को निकाल के फेंकना पड़ेगा अपने समाज के लिए ही, और अपने ही महिला
और बच्चियों के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। जितने मुस्लिम समाज के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी सामने आइए और अपने महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए आवाज़ उठाइए, न कि उनको हवस का शिकार बनाइए आप लोग। आपको ये वीडियो कैसी लगी और साथ में ही आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट करके ज़रूर कह सकते हैं। जो ये इन्होंने कहानी सुनाई है, इस कहानी के बारे में आपको क्या कहना है, क्या कुछ आप सोचते हैं, कमेंट करके हमें आप ज़रूर बताइए। धन्यवाद।